सभी का स्वागत है। तो हम शुरू करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, निवेशकों, साझेदारों, मैं आज के वेबिनार में आपका स्वागत करते हुए खुश हूँ। आज आपके साथ हमेशा की तरह फ्योडर कॉन्स्टेंटिनोव और मैं भी, गेन्नादी बाबानिन। अब मैं वेबिनार वीडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो पर अधिक बार दिखाई दूंगा, तो इसलिए हम आपसे अधिक बार मिलेंगे। दोस्तों, हमारे आज के वेबिनार का उद्देश्य कुछ निष्कर्ष निकालना, नवीनतम समाचारों के बारे में बताना, टीम ने जो किया है उसके बारे में चर्चा करना और परियोजना में जो दिलचस्प हुआ है उसके बारे में बात करना है। फेडोर नमस्ते। मैं उस चीज़ से शुरू करना चाहूँगा जिसे हमने लॉन्च किया था, किरजात शहर में स्ट्रेटोस्फेरिक उपकरण। बताओ, ये कौन सा लॉन्च था और साइट पर क्या दिलचस्प हुआ? था पांचवा तुमने कहा था। फिर से दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज हम समाचारों पर नजर डालेंगे। चलो थोड़ा सा लाइक्स बढ़ाई, सभी हमें सुने और देखें। हाँ, 2 हफ्ते पहले लगभग हमारा स्ट्रेटोस्फेरिक लॉन्च हुआ था। कई लोगों ने इसे देखा और इसे सक्रिय रूप से फॉलो किया। हाँ, चैट में सक्रियता थी। सभी का धन्यवाद। गिनती के अनुसार ये कौन सा लॉन्च था? हमारा पहला लॉन्च लिटेक्स सोंड पर, लिटेक्स गुब्बारे पर था। यह एक पिक लॉन्च था। ऐसे हमने 2 किए। इसके बाद हमारे पास 3 फैक्ट्री लॉन्च थे। वे भी पिक लॉन्च थे, यानी जब उपकरण ऊंचाई पर पहुंचता है और तुरंत नीचे आ जाता है। लेकिन अब हमारे अपने आवरणों पर लेटेक्स वाले नहीं, बल्कि वे जो हमने खुद बनाए थे। और चौथा था शर्तीय प्रमाणित, जिसे हमने चैट और सोशल मीडिया में प्रसारित किया। मैंने भी इसे देखा और इसका मतलब है स्क्रीन पर यह छठा था। मैं भी उस पर था, अगर तुम्हें याद हो। मुझे वहाँ उपस्थित होना बहुत पसंद आया, घटनाओं के स्थान पर सीधे रहना, और मुझे पता है कि मैं वहाँ उपस्थित था। इसके अलावा बाउमनका ने हमारे स्ट्रेटोस्फेरिक उपकरण के लॉन्च में भाग लिया। वहाँ लड़कों ने कौन सी भूमिका निभाई, कौन से काम किए? हाँ, स्वाभाविक रूप से वहाँ बाउमन का थी। हमने किसी वेबिनार में अर्कादी के साथ मुलाकात की, परिचय हुआ। वे उत्पादन तकनीकी प्रक्रियाओं के विकास के मुख्य ठेकेदार हैं, वहन करने वाले खोलों के। सीधे शब्दों में कहें, उन्होंने कंपनी एरोनोवा के लिए इस लॉन्च पर प्राकृतिक प्रयोग द्वारा सफलतापूर्वक पुष्टि की कि ऐसी खोलों के निर्माण की तकनीकी प्रक्रिया को अपनाया गया है। जहाँ तक मुझे पता है, वे भी हाल ही में स्ट्रेटोस्फेरिक उपकरण लॉन्च कर रहे हैं। खुद बाउमन का, हाँ, हाल ही में, पिछले साल उन्होंने अपना पहला लॉन्च किया, जो खरीदी गई खोल पर था। उन्होंने इसे डोल्गोड्रेव में लॉन्च किया, मॉस्को क्षेत्र से उड़ान भरी, वहां से लगभग बाइकाल तक। ये रूस का रिकॉर्ड बन गया। खैर, अब वास्तव में रिकॉर्ड, हाँ, अब हमारे पास है। शानदार। और जब एरोनोवा ने भी इसी तरह के अनुरोध के साथ संपर्क किया कि वे एरोस्टेट्स स्ट्रेटोस्टेट्स लॉन्च करना चाहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने खुशी खुशी इस योजना का समर्थन किया। कुल मिलाकर, हाँ, यह उनकी ओर से एक पहल थी। आर्काडी ने बहुत अच्छा काम किया, निश्चित रूप से उसे बहुत सम्मान इसके लिए। हमारे पास डंग की राणोवा कंपनी के रूप में, इस पीढ़ी के राज्य के निवेश परियोजना के रूप में संसाधन है, और स्वाभाविक रूप से एकजुट हो जाओ। मिलाकर और मिलकर कुछ करना, यह अधिक प्रभावी है। सहमत हूँ, तालमेल में। हाँ, और कुल मिलाकर आपने लॉन्च से पहले अपने सामने कौन से लक्ष्य रखे थे और आप उनसे कितना निपट पाए? आप इसे कैसे आंक सकते हैं? आप कैसे आंक सकते हैं? हाँ, खैर, कई सुना जानते थे। मैंने लिखा भी था और पहले भी बताया था कि हम विश्व भ्रमण पर जाने की योजना बना रहे थे, एक जांच यान लॉन्च करने के लिए। कुल मिलाकर विश्व भ्रमण ये था, कैसे कहें, सामान्य उत्पादों के अनुसार वे स्वयं लक्ष्य परीक्षण, हाँ, स्वयं उस आवरण का परीक्षण कि वह कई दिनों तक, कुछ दिनों तक हमारे पास अनुबंध है, वहाँ 4 से लिखा था। हमने योजना बनाई थी, जैसे अनुबंध में पहले अनुबंध, फिर तकनीकी कार्य। कुल मिलाकर यह सब अनुसंधान और विकास में बदल जाता है।
तकनीकी दस्तावेजीकरण का मार्ग हमने 4 दिनों से अनुमान लगाया था कि वह तैर सके, और उस समय हमें यह मापना था कि उससे हीलियम नहीं निकल रहा है, शर्तियाँ, और यही इस बात का प्रमाण है कि हमने आवरण को सही तरीके से वेल्ड किया है, सफल रहा। और हाँ, हम शामिल होना चाहते थे दुनिया भर की यात्रा पर, साथ ही क्योंकि तब यह एक वलयाकार भंवर था। वैसे हाँ, अब अफसोस और आह, यह रास्ते में टूट गया। जहाँ तक मुझे पता है वहाँ थोड़ी सी कमी रह गई है। हाँ, इसे करने के लिए थोड़ा। हाँ, अगर हम विश्व भ्रमण कर लेते जैसा कि हमने योजना बनाई थी, तो हम खुशी खुशी रूस के रिकॉर्ड के लिए आवेदन करते, क्योंकि हम इसे कर सकते थे, वास्तव में करेंगे। हाँ, बस टिप्पणियाँ हैं कि इंट्रो से लगभग बहरा हो गए और हमें आधे स्वर में सुना जा सकता है। शानदार। हाँ, जो नकली। थोड़ा सा नहीं पहुंच पाए। हाँ, थोड़ा सा, हाँ। चैट लिखा गया था। ध्रुव 300 किलोमीटर की दूरी पर नहीं पहुंच पाए। धारा स्थानांतरित हो गया पश्चिमी यूरोप की ओर। हाँ, उत्तरी ध्रुव से 300 किलोमीटर की दूरी पर उड़ गए। कुल मिलाकर अभी एक बड़ा रिपोर्ट है। इसे प्रकाशित करना नहीं जानता करना चाहिए या नहीं। वहाँ 2 कारक हैं जो प्रभावित कर सकते थे कि आगे। वह ग्रीनलैंड के तटों के साथ चला गया और लगभग तुरंत सूर्यास्त के साथ नीचे उतरना शुरू कर दिया। वह निर्धारित स्तर से ऊपर निकल गया। हमारे पास जो बिंदु है वहाँ डेटा 24.5 किलोमीटर है। वे हमारे पास आते हैं 10 मिनट के अंतराल के साथ। सबसे अधिक संभावना है वह ऊपर उठ गया। ये संभव है कि जोड़ों वेल्डेड अलग हो गए। उन्हें इस ऊंचाई पर ऐसा करना चाहिए था, और यह फिर से पुष्टि करता है हमारे गणनाओं को, और यह अच्छा है। और गैस ने रास्ते में रिसना शुरू कर दिया। सूर्यास्त हुआ। हम थोड़ा पानी में उतरे। सवाल है यहाँ थोड़ा क्यों लिया गया, और फिर से थोड़ा धन्यवाद। क्षेत्र में थोड़ा चले गए तो हम जैसे कि लगभग ही गुजर रहे हैं। हाँ, आप बस इसे पकड़ें, अगर पहुंचे और सब कुछ। सवाल है, इसे क्या कहते हैं? संदेह कि उच्च दबाव वाली बैलास्ट शेल थोड़ी और हवा छोड़ सकती थी, इसीलिए वह इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया। इतनी ऊंची परत। यह क्यों हुआ? क्योंकि वह बहुत ऊंचा था। कहना मुश्किल है। थोड़े से डेटा की कमी है ताकि वस्तुनिष्ठ तस्वीर को समझा जा सके। हाँ, अगले प्रक्षेपणों के साथ इसे ठीक करना चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है अगले प्रक्षेपण पहले से ही योजना में हैं, और न केवल एक बल्कि कई जांचें लगातार कुछ समय के अंतराल के साथ, अधिक टेलीमेट्री के साथ, अधिक डेटा के साथ, ताकि यह समझा जा सके कि वे वहाँ कैसे व्यवहार करते हैं। हाँ, हम एक साथ 4 जांचें छोड़ेंगे। उनमें से 2 पर एक उन्नत प्रणाली होगी जो ऊंचाई बनाए रखने के लिए एक बैलास्टिंग प्न्यूमोस्फीयर का उपयोग करेगी, और अन्य 2 गुब्बारों पर अगली संशोधन होगी। वहाँ 2 प्न्यूमोस्फीयर होंगे। वह अधिक नियंत्रित होगा। हम दिमित्री खमेल को यह सब विस्तार से बताने के लिए कहेंगे। 2 प्न्यूमोस्फीयर की आवश्यकता होती है ताकि हम निश्चित रूप से एक निश्चित ऊंचाई से नीचे और एक निश्चित ऊंचाई से ऊपर न जाएं। गलियारा बहुत अधिक विस्तृत हो जाता है, यानी ऊंचाई का गलियारा। अगर एक प्न्यूमोस्फीयर के साथ हम सैद्धांतिक रूप से तैरना चाहिए कहीं 15 से 20 किलोमीटर के बीच। हमारी ऊंचाई 5 किलोमीटर है, तो हम उसे 10-15 का बहुत बड़ा रेंज दे सकते हैं, जिसमें वह पहले से हाँ होगा। 2 गुब्बारे, एक के साथ, 2 दूसरे के साथ। हम निकट भविष्य में इसे लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं, और साथ ही यह सुनिश्चित करना कि खोल निरंतर गुणवत्ता के साथ गिरेंगे। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि मुख्य सहायक खोलों की पुनरावृत्ति हो, और टेलीमेट्री, उपयोगी भार और अन्य सभी चीज़ों के बारे में। यहाँ हम शायद इसके विपरीत सरल विकल्पों का उपयोग करेंगे, क्योंकि एक साथ 4 हैं। संभवतः हम गंभीर उपकरणों के साथ लॉन्च नहीं करेंगे। शायद एक पर हम कुछ ऐसा लगाएंगे जो हम लगाना चाहते थे। ये पृथ्वी की सतह से अवरक्त विकिरण को मापना है, क्योंकि हमने बहुत ही दिलचस्प विसंगतियों को देखा है।
जिन्हें हम पहले समझते थे, लेकिन हमने नहीं सोचा था कि वे इतनी बड़ी होंगी। येनिसेई के ऊपर से यह उड़ान ऊंचाई के चार्ट में बहुत स्पष्ट रूप से दिखी कि हम येनिसेई के ऊपर से काफ़ी नीचे आ गए थे और फिर वापस ऊपर उठ गए। ये एक बात। और फिर जब हम महाद्वीप से रूस की ओर गए तो वहाँ लापतेव सागर के ऊपर भी हम पानी के ऊपर काफ़ी नीचे आ गए। यह हमारे लिए कुछ नया था, ऐसा कह सकते हैं। हमें इस बात की अधिक समझ हो गई कि वहाँ तुम्हें कुछ अलग दिखाई देता है। हमें नीचे नहीं आना चाहिए था, लेकिन येनिसेई के ऊपर एक बहुत दिलचस्प विसंगति थी और हमें मापना चाहिए। सारी ईके विकिरण ऊष्मीय है सतह से, और शायद इस उपकरण से एक गोले को सुसज्जित करें। क्या आप अगली लॉन्च कर सकते हैं? हम इसे और गंभीर बनाएंगे, यानी हमें अब वास्तव में कुछ डेटा इकट्ठा करना होगा। अवरक्त विकिरण। और ग्रीनलैंड पर जब हम पहुंचे तो यह भी देखा जा सकता था कि हम पहले एक ही स्तर पर जा रहे थे, और जब वह तट के करीब आया तो वह तुरंत ऊपर उठ गया, जैसे कि पानी से उड़ गया, काफ़ी ऊंचाई पर। और यह स्पष्ट है कि हमने इसे पहले गणितीय मॉडलों में शामिल कर लिया है, लेकिन अच्छा होगा अगर हम इसे माप सकें, ताकि मुझे लगता है कि हम इसे अगले लॉन्च में पूरा कर लेंगे। स्तर, हाँ, विकिरण के आप समझते हैं। फेड। हम इतनी बार इन्हें लॉन्च करते हैं। मेरे पास एक मुख्य सवाल है, ये किसके लिए है? इसका उपयोग कहाँ होगा? किसे यह दिलचस्प लग सकता है? इसे कैसे मुद्रीकृत किया जा सकता है? शायद कुछ बैठकें हुई हैं जिन्हें यह पहले से ही दिलचस्प लग रहा है आज। हाँ, हुई थी, जैसे कि जिसमें तुमने भाग लिया था। और तुम खुद बता सकते हो किसे ये दिलचस्प है, चूंकि तुम्हारे पास सवाल है। कुल मिलाकर इसे अनंत बार दोहराया जा सकता है। वह जो स्ट्रेटोस्फेरिक जांच, जो भविष्य में वही काम कर सकते हैं जो अंतरिक्ष उपग्रह करते हैं, केवल इस प्रणाली को बहुत तेजी से और सस्ते में तैनात किया जा सकता है। हाँ, इस तकनीक के विकास की प्रक्रिया शुरू करना आवश्यक है। इस तकनीक का विकास अभी यह स्थित है प्रारंभिक चरण में। यूरोप का अच्छा अनुभव है, अमेरिका का अच्छा अनुभव है, रूस का अनुभव हम विकसित कर रहे हैं। हम अभी शून्य से कह सकते हैं। समझ में आता है कि सैद्धांतिक रूप से यह मौजूद है। पिछली पीढ़ियों का अनुभव दर्ज है, लेकिन वही लड़ाकू टीम जो आगे इसे करेगी, अभी हम इसे इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ, आखिरकार लोग जो लगातार शामिल होते हैं किसी प्रक्रिया में, हाँ, यही है। वास्तव में मांग बहुत अधिक है, मौजूद है यहाँ। और इन छद्म उपग्रहों की मांग, हाँ, बहुत अधिक है कई क्षेत्रों में। आज हमारे पास सहकर्मी केंद्रीय एरोलॉजिकल वेधशाला से, हाँ हाँ, सोवियत संघ ये एक शक्तिशाली मशीन थी। वे खुद के सोंड्स लॉन्च करते थे और लंबे गारलैंड प्रकार के। वहाँ 300 गुब्बारों तक की गारलैंड होती थी। वे वातावरण का अध्ययन करते थे। अब वे हमारे पास आते हैं। दोस्तों, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। जरूरी काम दोस्ती करें, हाँ। खैर, दोस्ती करें यहाँ। आजकल वे अधिकतर उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिन्हें आज हल करने की आवश्यकता है। ये ट्रोपोपोजा है, ये 12 और 15 किलोमीटर के बीच है। ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, और बीच में कुछ ऐसा है जहाँ रुक कर बहुत सारे डेटा इकट्ठा करना आवश्यक है। उनके लिए यह बहुत दिलचस्प है। और यह, जैसा उन्होंने कहा, ऊंचाई की सीमा, इसे अभी अध्ययन करना उनके लिए काफ़ी कठिन है। एक विमान है जो यह कर सकता है, और उसका उपयोग करना बहुत महंगा है। कुल मिलाकर हमारे स्ट्रेटोस्फियर बैलून एक समाधान है। हाँ, और यह मुख्य आवश्यकता है कि स्ट्रेटोस्फियर बैलून इस ट्रोपोपॉज में रहते हुए समय समय पर स्ट्रेटोस्फियर में, फिर ट्रोपोस्फियर में, फिर स्ट्रेटोस्फियर में जाए, और हम शर्तिया बिल्कुल इन 4 लॉन्चों पर एक साथ 4 उपकरणों का प्रक्षेपण। और हम उस प्रणाली का परीक्षण करेंगे जो विशेष रूप से ऊंचाई में परिवर्तन के लिए आवश्यक है। तो विज्ञान के लिए ये आवश्यक है, ऐसा लगता है। संचार के लिए वे निश्चित रूप से आवश्यक हैं। और ऑपरेटर उपस्थित होना चाहते हैं। उत्तरी समुद्री मार्ग के लिए स्ट्रेटोस्फेरिक समूह और
स्पष्ट संरचनाएं जिन्हें किसी विशेष क्षेत्र में संचार को तेजी से स्थापित करने की आवश्यकता है, कुछ शर्तीय आवृत्तियों पर। निगरानी भी उसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपातकालीन स्थिति मंत्रालय आग लगने और अन्य चीज़ों को देखने के लिए, दिशाएं बहुत सारी हैं। जैसे उपग्रहों के साथ, हाँ, बड़ी संख्या में। सवाल केवल ऐसी कई प्रणालियों के निर्माण में है, गुणों के सेट के साथ जो आवश्यक हैं किसी विशेष कार्य के लिए। स्वाभाविक। हाँ, तो मुझे लगता है हम एक दिन निश्चित रूप से दिमित्री सर्गेयेविच को बुलाएंगे और इस विषय को अधिक गहराई से खोलेंगे। मुझे लगता है हर कोई बहुत उत्सुकता से समाचार और विवरण का इंतज़ार कर रहा है कि हमारे पहले एयरशिप की तैयारी कैसे चल रही है, जिसे हम लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं, नोवा 01। जहाँ तक मुझे पता है 85% सभी आवश्यक पुर्जे हमारे पास पहले से ही उपलब्ध हैं। विस्तार से बताएं, ये आखिरकार कब असेंबली होगी, ज़मीनी परीक्षण, और कब हम इसे वास्तव में आकाश में देख सकते हैं? सब कुछ सही। समय सीमा बदलने से हमारी गलतियां सिंक्रोनाइज हो गई हैं। नए साल से पहले एक तेज गति वाला छाता, लंबे समय तक तैरने वाला और एक ड्रोन लॉन्च करेंगे, लगभग वही था। अब वादिम जुबकेविच समय सीमा बताते समय सावधानी बरतते हैं। हमने गोंडोल को इकट्ठा कर लिया है और उसे लटका दिया है। इसे गोंडोला नहीं कहा जा सकता, यह गोंडोला का फ्रेम है। फ्रेम? हाँ, फ्रेम। हाँ, ये तो समझ में आता है। हाँ, हमने मुख्य इंजन लटका दिया है और ऑनबोर्ड कंप्यूटर भी लटका दिया है, और इसके लिए अभी बॉडी बनाई जा रही है। यही बॉडी की कमी है। तुमने इसे उन 5% की कमी के रूप में शर्तिया कहा। हाँ, खोल। पहला खोल तैयार किया। हाँ राज्य, ताली बजाई जा सकती है। कब? 2 दिन पहले। हाँ हाँ हाँ, बेकेशेव ने फ़ोन किया, आपने वीडियो देखा? हाँ, उसके साथ वह इसे अपने लिए बना रहा है, सब कुछ फ़ोटो खींचा रखा है विशेष कवर में, बैग में। बैग छोटा निकला, कुछ इस तरह का, और अंत में यह 17 मीटर लंबा होगा, 3 से थोड़ा अधिक व्यास में। समय का इंतजार कर रहा। परीक्षण का इंतजार कर रहा है। हाँ, कब? हवाबंदी और मजबूती के लिए परीक्षण करना आवश्यक है। इस खोल का पहला परीक्षण सोमवार ना को होगा। इसी सोमवार को? हाँ, अभी परीक्षण के लिए आवश्यक, परीक्षण के लिए सामग्री की खरीदारी हमने पहले ही स्थान चुन लिया है। वहाँ गर्मी होगी, रोशनी होगी, वहाँ पर्याप्त जगह होगी, वहाँ एक निश्चित वर्ग का साफ फर्श होगा। लेकिन हमें फिर भी इस पूरी प्रक्रिया के नीचे एक नरम सतह बिछानी होगी, विशेष आस्तीन जिनके माध्यम से हम हवा देंगे। ऐसी कई छोटी छोटी चीजें हैं और उनकी एक बड़ी सूची है। शुक्रवार तक यह पूरी सूची तैयार हो जाएगी। पहले से ही इस कार्यालय में। हाँ, और सोमवार से हम खोल को भरने के लिए जाएंगे और एक 4 दिन का चक्र शुरू होता है परीक्षणों का। यह समझने की बात है, वायुरोधिता, मजबूती। अगर सब ठीक है, खोल नहीं लीक करता, दबाव में शांति से खड़ा रहता है। दबाव से मैं बाधा नहीं डालूंगा। इसे भरेंगे हवा या जेल से? हवा से। क्यों हवा में? अनुवाद। स्वाभाविक रूप से। तो अगर सब ठीक है, दूसरे दिन हम उसमें अपनी तैयार स्थापित करने योग्य प्रणालियां स्थापित करते हैं। वायवीय, गैसीय, वहाँ पंखे, वॉल्व होते हैं, हम उनका परीक्षण शुरू करते हैं। उनकी कार्यक्षमता, किस गति से हम बैलून को भर सकते हैं, वॉल्व को नियंत्रित कर सकते हैं। उन्हें निश्चित दबावों पर होना चाहिए, जैसे बैलून से हवा निकालना, वैसे ही गैस के खोल से भी एक निश्चित दबाव पर वॉल्व को भी हवा निकालनी चाहिए। शुरू करें। ये सब परीक्षण शुरू करते हैं, ये तो स्पष्ट है। वहाँ सभी परीक्षण कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं और ये सब रिकॉर्ड किया जाता है। हम तीसरे दिन उनके लिए डेटा लेरा गंडोला बनाते हैं। हाँ, पहले से गोंडोला शरीर को जोड़ रहे हैं, गोंडोला पर सब कुछ स्थापित कर रहे हैं, पूंछ का संचालन लगा रहे हैं, कंप्यूटर को सक्रिय करते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि सब कुछ नियंत्रित और जुड़ा हुआ है। तो क्या मैं सही समझ रहा हूं, अगले हफ्ते के अंत तक, और हम पहले ही देख लेंगे? खैर, पहले कुछ चीज़ें सोमवार को देख सकते हैं। यह काफ़ी सुखद है, दिलचस्प है, यहाँ तक कि बहुत रोमांचक है। तो और यह मानते हुए कि सभी प्रणालियां सही हैं,
कार्य कर रही हैं, हम इसे अनियन तदनुसार उतार देंगे। और क्या ये कहा जा सकता है कि 1 हफ्ते के भीतर हम पहली उड़ान की कोशिश करेंगे, या ये कब तक योजना बनाई गई है? खैर, अब वादिम जुबकेविच कहते हैं हम सोमवार से शुक्रवार तक इस पर काम करेंगे। हम इस परीक्षण चक्र को पूरा करेंगे। निर्भर करता है कि ये परीक्षण कैसे होते हैं। हाँ, हमें थोड़ा और 1 हफ्ते की ज़रूरत है। ज़मीनी परीक्षण वहाँ पहले से अधिक है। सॉफ्टवेयर के लिए सवाल होगा। हाँ, सॉफ्टवेयर के लिए 1 और सप्ताह शर्तिया, और फिर अगले सप्ताह हम उड़ान भरेंगे। इसका मतलब है हमारे पास शर्तिया यांत्रिक परीक्षणों के लिए 1 सप्ताह है। ज़मीनी, हाँ। हाँ, दूसरा सप्ताह प्रोग्रामिंग परीक्षणों, और फिर तीसरे सप्ताह में हम उड़ान भरेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि बिना जल्दबाजी के थोड़ा बेहतर है, ताकि सब कुछ काम करे और हम उड़ान भर सकें बहुत जल्द ही। हमारे नए 0.1 एयरशिप के बारे में कुछ और जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल, जोड़ा जा सकता है। हमारे पास कुछ और नए के लिए कपड़े आ रहे हैं। हाँ, हमारे पास कुछ संशोधन थे जो अभी हमारे पास है। बेकशेव ने बनाया है, उसने उस कपड़े से बनाया जो उसके पास था। उसने उसे चिपकाया। वहाँ कपड़ा वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं था। उसके पास इस कपड़े के साथ यह प्रक्रिया काफ़ी अच्छी तरह से विकसित है, और कुल मिलाकर उसकी मजबूती और सीलिंग पर संदेह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी जब कपड़ा वेल्ड होता है तो यह अधिक मजबूत और विश्वसनीय होता है, और ख़ुद कपड़ा भी अधिक मजबूत और विश्वसनीय होता है। बस इस तरह से प्रक्रिया को तेज करने का निर्णय लिया, और सब कुछ सफल रहा। कपड़ा अलग होगा? हाँ, कई उपकरणों के लिए एक साथ, और हम कई संशोधन जारी करेंगे। वह नोवा 01 जिसे हम अभी इकट्ठा कर रहे हैं, मैं दोहरा रहा हूँ, नोवा 2 की प्रतिलिपि। वही मोटर्स समान रूप से उन्हीं स्थानों पर, घूर्णनशील प्रतिरोधों के साथ मिलती जुलती। ये मोटे तौर पर कहें तो आदर्श इंजन नहीं है, आदर्श प्रोपेलर नहीं है। वास्तव में नोवा 01 के लिए कुछ भी आदर्श नहीं है, लेकिन यह जैसे कि नोवा 02 की पुनरावृत्ति करता है, ताकि हम सभी गतिशील मॉडल का परीक्षण कर सकें, ताकि हमारा ऑटो पायलट पहले से ही नोवा 02 के लिए तैयार हो। और जब हम इस नोवा 01 पर काम करेंगे तो वह इसके लिए तैयार होगा। लेकिन हम एक अधिक आदर्श नोवा 01 बनाएंगे, क्योंकि इसने कुछ हद तक लोगों के दिमाग को उत्तेजित किया है, कुछ लोगों के जो इसे विज्ञापन के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। हड्डियाँ, विज्ञापन, ड्रोन, आखिरकार 17 मीटर का एयरशिप। हम कुछ और बनाएंगे। वे वाणिज्य में बहुत प्रतीकात्मक होंगे, क्योंकि हमने शुरू में योजना बनाई थी कि वहाँ नोवा 2 को 2000 घन मीटर तक बनाएं, लेकिन परीक्षण और प्रयोग के लिए हमने इसे छोटा बनाने का निर्णय लिया, नोवा 01। और जैसा कि पता चला, मांग वास्तव में काफ़ी बड़ी है, और ऐसे एयरशिप्स के लिए भी जो बिना पायलट के छोटे होते हैं, जो कुछ कार्य कर सकते हैं। यह कुल मिलाकर पूर्वानुमानित था। कोई भी एयरशिप जो हवा में उड़ता है वह खुद को बेचता है। पहले कुछ निश्चित रूप से उड़ जाएंगे, जैसे गर्म केक, चाहे आप जैसा भी बनाएं। फिर लोग चुनना शुरू करेंगे, ऐसा चलो, है ना? हाँ, लेकिन पहला, खैर, एयरशिप निश्चित रूप से 70 बेच देगा। हाँ, कम से कम विज्ञापन के रूप में। बस अद्भुत। एयरशिप स्वाभाविक रूप से। तो हाँ, वे न केवल विज्ञापन के लिए हैं, बल्कि वे ड्रोन के रूप में भी दिलचस्प हैं, जो उपयोगी भार ले जा सकते हैं। 20 से 50 किलोग्राम तक का भार एक दिन के दौरान एक विशेष क्षेत्र के ऊपर मंडराना होता है। खाओ, खैर, मैंने पहले ही कहा था कौन, और न केवल वे। संयुक्त प्रयोगों के लिए कई इच्छुक लोग हैं। वे अपनी उपयोगी भार को इस ड्रोन पर लगाना चाहते हैं, प्रदर्शित करना चाहते हैं, प्राकृतिक एंजल टोड, कि यह संभव है, और आगे चलकर पूरी तरह से संभवतः लगभग निश्चित हूँ, हाँ, इसका सीरियल उत्पादन, बिक्री और उपयोग होगा। देखेंगे नए 1 के अनुसार। और लेकिन 01 केवल क्लासिक संशोधन में नहीं किया जा रहा है। वह अभी, तुम्हें पता है, क्लासिक्स पर संशोधन किया जा रहा है ही। हाँ, वहाँ अब प्रक्रिया थोड़ी पीछे चल रही है। थोड़ा बाद में हम देखेंगे रूप, जब वही 130 क्यूब्स की मात्रा, उदाहरण के लिए, यदि 30 क्यूब्स की मात्रा क्लासिक रूप में 20 किलोग्राम उठा सकती है शर्तिया,
परीक्षणों के बिना अभी कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कह सकते। उपयोगी भार उठा सकती है तो नियो क्लासिका 50 स्टार्ट तो शर्तियाँ उठा सकती है और शायद सभी 70 भी देखेंगे। हाइब्रिड ये एरोडायनामिक्स का भी उपयोग करेगी। बिना लटकने वाली उड़ान में जाने की संभावना के जब आप सब कुछ बंद कर देते हैं तो वह स्थिर हो जाता है। ऐसा उसके साथ नहीं होगा। उसे फिर भी न्यूनतम गति की आवश्यकता होगी, कोई न कोई, और यह गति इतनी न्यूनतम होगी कि वह सामान्यतः वही कार्य शर्तियाँ एक दिन के लिए कर सकेगा। बस उपयोगी भार बहुत अधिक ले जाएगा, देखेंगे। लेकिन उनके लिए कपड़ा चल रहा है। यह दिमित्री सर्गेयेविच खमेल की व्यक्तिगत पहल है। ये नहीं कि ये उनकी व्यक्तिगत पहल है। दिमित्री सर्गेयेविच खमेल सबसे पहले हमारे यहाँ विज्ञान के प्रमुख हैं। हाँ, और दूसरी बात, सामान्य प्रकार का विभाग जिसे परियोजना प्रबंधक कहते हैं वही है। अपनी पूरी वायु प्रवाह करियर में वह परियोजना प्रबंधक रहे हैं और वास्तव में परियोजना प्रबंधक बाहरी रूप संयोजन तय करता है। सीधे शब्दों में कहें तो वह एयरशिप की अवधारणा को जन्म देता है, यही काम है। और उन्होंने वास्तव में इतना कुछ किया है कि वह उस स्वर्णिम स्थिति तक पहुंच चुके हैं। खैर, उनके अनुसार हम इसे जांचेंगे तो, लेकिन हमेशा की तरह मुख्य डिजाइनरों या व्यापार मालिकों के पास। इसे कैसे होना चाहिए इसका कुछ अपना दृष्टिकोण होता है। दिमित्री सर्गेयेविच, हम ऐसा नहीं करेंगे यहाँ, हमने कहा करेंगे। सृजन करो। हाँ, बस मैं पिछले हफ्ते यहाँ ऑफिस में था और देखा कि दिमित्री सर्गेयेविच को इसके प्रति कुछ खास जुनून और प्यार है। ऐसा लगता है कि उन्हें खुलकर काम करने का मौका नहीं मिला इस दिशा में, और यहाँ एरोनोव में न केवल समर्थन मिला बल्कि विकास में भी मदद मिल रही है। हम ऐसी मॉडल्स को भी आजमाएंगे स्वाभाविक रूप से। हम बनाएंगे सब कुछ जो प्रभावी होगा और आवश्यक भी। यहाँ पहले भी कहा था कि आधुनिक कंपनियां जो राज्यों से संबंधित हैं किसी एक रूप या आकार पर क्यों अटक जाती हैं। ये तो बकवास है। मशीन अनगिनत रूप, सीधे शब्दों में कहें वही मोनोव्हील वही मशीन है जिस पर आप चलते हैं, फिर मोटरसाइकिल, फिर 4 पहियों वाला कामाज बिलाज, विभिन्न कार्यों के लिए। बिल्कुल। उसकी ध्वनि नौवहन तकनीक भी अत्यधिक बहुमुखी हो सकती है। मैं वास्तव में इसके पक्ष में हूं कि परिवार, ऐसा नहीं कि परिवार बल्कि निर्माताओं की सोच को सीमित न करें, बल्कि वो इसे किसी तरह से और भी विस्तारित करें। अच्छा, हमारे पास था कि लोग विचार लिखते थे और इससे मदद मिली। वास्तव में ताज़े विचार, ताज़ा दृष्टिकोण, साथ ही पीढ़ी बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है। प्रक्रिया को तेज करना आवश्यक है। सहमत हूँ। कृपया बताएं, क्या वहाँ पर एयरशिप का क्षेत्र विकसित हो रहा है? नोवा 2, इस दिशा में हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं? मुझे पता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं भी इसे आज के वेबिनार में व्यक्त करना चाहूँगा। तो क्या जानते हो, बताओ। मुझे पता है कि हमने पहले ही नोवा 2 के लिए गोंडोला की रूपरेखा को मंजूरी दे दी है। हमारे पास संयुक्त कार्यों के लिए तो उनके साथ गोंडोला काम कर रहे हैं। हाँ, नाम नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता? मॉस्को एविएशन इंस्टीट्यूट के कर्मचारी। नहीं कहा जा सकता कि सीधे मॉस्को एविएशन इंस्टीट्यूट है। ये वे कर्मचारी हैं जो वास्तव में वहाँ काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक विशेष कंपनी है जो एक विशेष आदेश को पूरा कर रही है, और इस विशेष आदेश के लिए हमने पहला चरण पार कर लिया है। पहला चरण स्केच प्रोजेक्ट है। इस चरण में कई काम शामिल थे जो कई डिज़ाइनों की प्रस्तुति से शुरू होते हैं, जिनमें से एक मैंने चैट में भेजा था। बाकी मुझे खुद बहुत पसंद नहीं आए। जैसा कि मैंने समझा, खुद डिज़ाइनर ने इस मिठाई को बनाया। हाँ, और बाकी तो बस ऐसे ही। वैसे हमने वहाँ एक विकल्प चुना, कहा कि यहाँ से वहाँ कुछ समाधान जोड़ो। शायद दिखाने का कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर स्केच प्रोजेक्ट के साथ कई डिज़ाइन प्रोजेक्ट थे। इसके अलावा हमने इस एकीकृत वातावरण को बनाया, शर्तिया दस्तावेज प्रबंधन का। इसे सभी मानकों से घेर लिया।
क्योंकि ड्राइंग की संख्या अविश्वसनीय होगी, वहाँ ये सब इसे सही तरीके से संरचित करना, संग्रहित करना, संस्करण पहुंच को प्रबंधित करना आवश्यक है। ये सब कुछ इसके अलावा इस आधार को तैयार किया। इन तकनीकी आवश्यकताओं से है ना? हाँ, ये सब कुछ इस मामले के अनुरूप होना चाहिए। बहुत समय तक हमने बहस की, हाँ क्या ये होगा। गोंडोला जो मानकों के अनुरूप हो, वहाँ हल की उपयुक्तता प्रकार के प्रमाण पत्र के तहत, या यह फिर भी एकल नमूना होगा। मैंने जोर दिया कि यह एकल नमूना होगा क्योंकि अनगिनत संशोधन होंगे। हाँ, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। अभी हमें प्रकार के प्रमाणन में इतनी सख्ती से जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इस बाजार में लोगों से बात करने के बाद हमारे देश में प्रकार का प्रमाण पत्र अगर कोई निकट भविष्य में प्राप्त करता है तो यह किसी चमत्कार जैसा होगा। हाँ, तो फिलहाल एकल नमूनों पर हम निकट भविष्य में आराम से चल रहे हैं, प्रकार के प्रमाण पत्र की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लेकिन पहले एयरशिप पर नहीं था। स्वाभाविक रूप से इसमें कोई मतलब नहीं है। ये हमें बस समय के साथ प्रक्रिया को लंबा कर देगा। इसे करना हमारे लिए 5 गुना कठिन और महंगा होगा, और इसमें कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि मैं 1000% सुनिश्चित हूँ कि गोंडोलों की संख्या अनंत होगी। फिर से हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इतनी अधिक ऊर्जा और समय एक विकल्प पर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जल्दी से बड़े गंभीर उपकरण की ओर बढ़ना चाहिए। हाँ, फिर भी काम सक्रिय रूप से चल रहा है। मैं यहाँ सिर्फ 1 हफ्ते के लिए था और मुझे लगता है कि हफ्ते में 2 बार कर्मचारियों से मिले, चर्चा की, कुछ सुधार और बदलाव किए, और काम भी काफ़ी सक्रिय रूप से चल रहा है। हाँ, और चूंकि हमने आखिरकार प्रारंभिक परियोजना पूरी कर ली है, हमारे पास दूसरा चरण शुरू हो गया है। ये वास्तविक मॉडलिंग है, ऑन दी एर्गोनॉमिक स्थान की मॉडलिंग। यह एक प्रकार का मॉडल होगा। वहाँ एक तरह से तल फर्श की नकल होगी। गोंडोला उसी ऊंचाई पर होगा जिस पर लक्ष्य रखते हुए वह उतरेगा। पृथ्वी के ऊपर गोंडोला वहाँ पीछे हटता है। जैसे आप अंदर जाते हैं वो एक सीढ़ी पीछे हटती है, दीवारें, खिड़कियाँ, दरवाजे, लेकिन वहाँ बहुत सारा कार्डबोर्ड है। खैर, कार्डबोर्ड से नहीं, हाँ हाँ, कुल मिलाकर पूरी एर्गोनॉमिक्स की जांच करने के लिए एक मानक तेज मॉडल, वहाँ तूफान की आवश्यकता है। जल्दी से खिड़कियों को सही जगह पर पुनः स्थापित करना, कुर्सी लगाना, उपकरणों को पायलट के अनुसार स्थानांतरित करना, अनुकरण करना, यह एक आवश्यक चरण है और यह हमेशा होता है और हमेशा इस तरह से। ये स्वस्थ अभ्यास है, सही करना चाहिए। हाँ, यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। निकट भविष्य में मॉडल तैयार हो जाएगा, और साथ ही जैसे ही यह हमारे पास यहाँ कुल मिलाकर, और मॉडल के प्रारंभिक चरण को हम कहते हैं, जब प्रारंभिक मॉडल तैयार हो जाएगा तो तुरंत ही अंतिम मॉडल का निर्माण शुरू हो जाएगा। ये एक प्रदर्शनी नमूना है, शर्तिया, हाँ, जिसमें आप आ सकते हैं। ये बिल्कुल होगा। हम वहाँ हैं और मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये उस तक पहुँच जाएगा जो अंततः कॉन्सेप्ट कार पर आधारित होगा। बिल्कुल जैसे कई कॉन्सेप्ट्स होते हैं। हाँ, वो ऐसा दिखे। तो क्या वे आ गए? नहीं, वे आ रहे हैं, बस वे बाद में बहुत खराब दिखते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होगा। बाहरी रूप से गोंडोला पूरी तरह से कंपोजिट्स से बनाई जाएगी। मैट्रिक्स जो मॉडल के लिए बनाई जाएंगी तो वे ही अंतिम मैट्रिक्स होंगी, यानी वह दृश्य रूप से उसका ढांचा विशेष रूप से गोंडोला का अंदर का केबिन नहीं बदलेगा, यानी बहुत ज़्यादा, शायद कुछ सामान्य रूप से बदल सकता है, शायद नहीं। शायद नहीं। लेआउट ये ड्राफ्ट एमएआई में होगा, तो हम अगले 1-2 महीने तक वहाँ लगातार जाएंगे और फाइनल मॉडल ल्यूबेरत्सी रूसलान बनाएंगे। क्या कोई समय सीमा है? मॉडल के बारे में समझ है? ड्राफ्ट 1 महीने में तैयार हो जाएगा। 1 महीने में क्यों? रुसलान कहता है, चलो मैं इसे 1 हफ्ते में अपने यहाँ इकट्ठा कर देता हूँ। हाँ, लेकिन सेर्गेई व्लादिमीरोविच स्विनिन आनंद, यह हमारे यहाँ इन कार्यों का मुख्य निष्पादक है। गोंडोला, वह दिमित्री सर्गेई खमेल का सहपाठी है। उन्होंने एक साथ संस्थान पूरा किया। वह पहले ही कई में भाग ले चुका है कामों में, न केवल विमानन में।
पहले इलेक्ट्रोबस उन्होंने मॉस्को में शुरू किए, उन्हें लुजॉक कहा जाता था। आप इसे गूगल कर सकते हैं। और समग्र रूप से अभी 19 सीट वाला विमान उन्होंने इसका मॉडल तैयार किया। मुझे याद नहीं है, कुल मिलाकर हम यहाँ बैठेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे, एक छोटा सा एयरशिप आमंत्रित करेंगे जिसे उन्होंने पिछले साल लॉन्च किया था। डिरिजेबल्स के प्रशंसक उनके घर पर थे, चारों ओर ये प्लाईवुड और चित्रों के डिरिजेबल्स थे और वह बैठा था। और वह खुद इन सपाट रूपों का प्रशंसक है, पारंपरिक नहीं तो बल्कि एरोडायनामिक। शायद मैं वीडियो भेज दूं टेलीग्राम ग्रुप में। उसने न्यूनतम दौड़ के साथ एक छोटा मॉडल बनाया। वास्तव में इस तरह की एक ट्रैजेक्टरी पर कुछ मीटर और उसका डिरिजेबल आसानी से उड़ान भरता था। इसे वीडियो में उड़ते हुए नहीं देखा। ये बहुत बड़ा नहीं था, वास्तव में वहाँ कुछ मीटर का था, लगभग 3। यहीं से उन्होंने निर्माण शुरू किया। वह उसी आकार में एक बड़ा डिरिजेबल बनाना शुरू कर रहा था। शायद लेंस केवल खींचा हुआ था, गोल नहीं। ऐसा निर्माण शुरू किया और उनके पास ये कहानी है जिसे वह बताएगी। पर्याप्त है। अगन अभी भी झूठ है। दानिन खोल का निर्माण किया गया, यानी मैं कम जानता हूँ, प्रक्रिया नहीं। तो सर्गेई व्लादिमीरोविच ने अपने वॉलिन जावेदनो डिरिजेबल के लिए खोल का निर्माण किया, जो पहले से ही बड़े आकार का था। मैंने आकार को नहीं समझा, बहुत बड़ा था और उस पर बहुत काम किया गया था। लेकिन परीक्षणों में समस्याएं शुरू हो गईं और फिर कुल मिलाकर हम इसे प्रत्यक्ष रूप से सुनेंगे और मैं इस कहानी को तोड़ना नहीं चाहता था। तो उन्होंने ऐसा एक मॉडल बनाया है। वो कहता है जैसे कि रूसलान मैं भी एक हफ्ते में बना सकता हूँ। हम पहली पार्टी के पायलटों को बुलाएंगे, एक बैठेगा, कहेगा मुझे यहाँ से दिखना चाहिए और मुझे यहाँ असुविधा हो रही है, तो चलो यहाँ एक स्क्रीन लगाइए, टॉर्च से रोशनी डालें, यहाँ ये चमकेगा और मैं यहाँ से कैसे गुजरूंगा, और मैं चाहता हूँ कि अगर कुछ खराब हो जाए तो कहीं सामने। और इन सभी लोगों को किसी भी स्थिति में लाना होगा, क्योंकि मॉडल आयोग जो इसे स्वीकार करेगा वह यहाँ तक कि कच्चे मॉडल पर भी आएगा। यह उसके लिए पर्याप्त होगा, चाहे वह कितना भी खराब दृश्य रूप से, शर्त या सौंदर्य की दृष्टि से न दिखे। लेकिन ये मॉडल आयोग के लिए पर्याप्त है, जो आएगा और कहेगा हाँ ठीक है, कृपया निर्माण करें मेरा वायु। मान लीजिए कतार में होना चाहिए, कुछ मानकों का पालन किया जाना चाहिए। और फिर हमारे पास मानकों का एक सेट तैयार है। उदाहरण के लिए हम आपातकालीन मार्ग और सीटों के बीच की दूरी। चैट में लड़कों का सवाल था कि पायलट कैसे अंदर आएंगे निकलेंगे। उनके पास यहाँ कोई आर्मरेस्ट है। सबसे पहले हमारे पास अवधारणा में जगह कम थी, हमने इसे मानकों के अनुसार बढ़ाया। वहाँ लगभग 330 सेंटीमीटर, हाँ कम से कम, वहाँ सब कुछ इंच में परिवर्तित होता है, 352 मिलीमीटर में आता है। सीटों के बीच की दूरी, आपातकालीन मार्ग, यहाँ आर्मरेस्ट था, आगे की ओर बढ़ता है, हाँ आसानी से अंदर आता है, और संपूर्ण इन सभी बारीकियों और विशेषताओं का पालन किया जाना चाहिए ताकि मानक। और आगे पायलट की इच्छाएं, जैसे पायलट आयोग में आएगा, कहेगा मैं इस खिड़की से नहीं देख पाता, वहाँ मुझे नहीं पता, इस कोण से सड़क, और मैं इसे देखना बहुत पसंद करता। फिर वह हमें परेशान करता और फिर अपने अनुभव के आधार पर कुछ सिफारिशें देता है, स्वाभाविक रूप से। लेकिन कुछ इच्छाएं निश्चित रूप से कहाँ जाएंगी। जब वह पहले से ही आयोग के हिस्से के रूप में आएगा, अंतिम रूप से बैठ जाएगा। दोस्तों, मैंने कहा था कि मुझे यहाँ खिड़की चाहिए, हाँ, ताकि ऐसा ना हो एक मॉडल बनाया जाता है, हम इसके लिए 1 से 2 महीने लेते हैं, लेकिन 2 महीने तक यह पहले से ही हस्तांतरण है। 1 महीने में हम अब पूरी एर्गोनॉमिक्स को सहमत कर लेंगे और 1 महीने में सर्गेई अपनी टीम के साथ इसे जारी करना शुरू करेंगे। 3D मॉडल के ढांचे के हिस्से, यानी पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। वहाँ वास्तव में मॉडल पर और भी बिजली के लिए चैनल होंगे, संकेतों के लिए चैनल, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनर, हीटिंग, लाइटिंग, सभी इंजीनियरिंग संचार ठीक से बिछाए जाएंगे। और अगले महीने में मोटे तौर पर कहें तो और भी 1 महीने में 3D मॉडल जारी किए जाएंगे रुसलान के निर्माण के लिए, पहले से ही उसी मॉडल के साथ, आवश्यक इंजीनियरिंग संचार के साथ, ताकि बाद में एक बार फिर से स्थान पर
इस सब का मूल्यांकन करना और समझना क्या यह संभव है। वहाँ रुसलान समानांतर में मॉडलिंग करेगा। मोटर का हिस्सा अभी 3D प्रिंटर पर वे इंजन प्रिंट हो रहे हैं जिनकी भुगतान की प्रतीक्षा है। हम उनका भुगतान अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी आवश्यकता कहीं गर्मियों में होगी। थोड़ा पैसा जमा कर रहे हैं। ये सबसे ज़रूरी खरीद नहीं है। हाँ, हम 3D प्रिंटर पर उसे वहाँ प्रिंट कर रहे हैं, उसे भी प्रिंट कर रहे हैं। इस महीने के लिए हम पूरी तरह से घूर्णन ट्रांसमिशन को सभी यंत्रों के साथ बना रहे हैं और इन सभी उपकरणों के चारों ओर एक पावर फ्रेम का मॉडल बना रहे हैं, जैसे उपकरणों और सभी सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। शर्त के अनुसार एक को दूसरे में एकीकृत कर रहे हैं और पहले से ही समझ रहे हैं कि क्या वहां इग्निशन प्लग तक पहुंचना संभव है। शर्त के अनुसार यह एक आधिकारिक कैसे कहें आवश्यकता है ताकि वहां 2 प्लग हों तकनीकी रखरखाव के लिए। बहुत सारी चीजें कुल मिलाकर आज से 2 महीने के भीतर हमें ऐसे 2 मॉडल तैयार करने होंगे, जैसे कि सटीक रूप से कहें तो एक मॉडल पहले ही तैयार हो चुका है, सहमति हो चुकी है, सब कुछ ठीक है, और दूसरे के लिए पहले ही ड्राइंग जारी कर दी गई है। फर्श की शर्तों के साथ आवश्यक और महत्वपूर्ण मार्ग, संचार, दीवारों की मोटाई और इसी तरह की चीज़ें जैसे अन्य आवश्यकताएं। रुसलान भी ये सब तैयार करता है और अपने पास एक साफ सुथरा उम्मीद है मॉडल बनाता है। हाँ, इस प्रक्रिया के लिए खरीदा गया, पहले ही लाया जा चुका है। आज रूस बड़ा फ्रेजरिंग पोर्टल उतार रहा है ताकि मैट्रिक्स को फ्रेज किया जा सके, तो ये लगभग 3 ही दिनों में जल्दी हो गया। बहुत बढ़िया। चुनाव भुगतान किया, आ गया। ये वाकई शानदार है। मुझे ये भी पता है कि नोवा 2 के लिए एक विशेष खोल खरीदा गया है या चुना गया है जो इसकी सुरक्षा और सुंदरता को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। ये खोल कीमत पर सहमति बनी और वित्तीय लेन देन को सफलतापूर्वक उस देश में भेजा गया जहां यह स्थित है। सब कुछ ठीक है। हम वहां डिलीवरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। डिलीवरी के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। सब कुछ प्रकट नहीं किया जा सकता, सब कुछ अच्छा है। क्या इस दिशा में भी काम हो रहा है? हाँ, जैसा कि मैंने बताया था, खरीदा नहीं गया था। उन्होंने सब कुछ मुफ्त में भेजा, न केवल चीन से बल्कि रूस से, ताइवान से। ये विभिन्न खोल के नमूने। हम सब कुछ डीकेबीए में कर रहे हैं। हमारे पास डीकेबीए के साथ संयुक्त गतिविधि का समझौता है। कुल मिलाकर वे हमारी मदद कर रहे हैं, हम उनकी मदद कर रहे हैं। उन्होंने सब कुछ परीक्षण किया। हमने एक विशेष कपड़ा चुना। वहाँ कुछ छोटी कठिनाइयाँ हैं, मैं इसे इस तरह कहूँगा। इस कपड़े को विदेशियों, अन्य देशों, विदेशी कंपनियों द्वारा थोड़ी प्राप्त करने में, इसलिए हम अब भी उस देश में अपनी कंपनी के माध्यम से इस कपड़े को खरीद रहे हैं और फिर लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था कर रहे हैं। और हमारे पैसे सीधे शब्दों में कहें तो रूस से केवल वहीं हमारी कंपनी में आए हैं और वहाँ पहले से ही सब कुछ अनुबंध हो चुके हैं, पैसे भेजे गए हैं। ये आश्चर्यजनक होता अगर ये कठिनाइयाँ नहीं होती। कठिनाइयाँ ऐसी ही हैं। प्रतिबंधों के जीवन से संबंधित कार्यों पर छोटी छोटी बातें। हाँ, टिप्पणियों के बारे में सवाल का पूर्वानुमान लगाते हुए। और रूसी शेल्स का क्या? अभी लगभग 3 कंपनियों ने टीजेड प्राप्त किया है और वे हमें यहाँ ऐसे सामग्रियों के निर्माण की संभावना के बारे में एक उचित उत्तर तैयार कर रहे हैं। कुछ लोग हैरान हुए कि इतनी मजबूत विशेषताओं की आवश्यकता क्यों है। कुछ ने कहा, हाँ, हम इसे बिना किसी समस्या के कर देंगे। कुछ ने कहा, मैं पहले से ही ऐसा कर रहा हूँ, बस चौड़ाई कम है, इसे चौड़ा करना होगा। भविष्य में निश्चित रूप से रूसी। भविष्य में हम वास्तव में नए सामग्री के लिए आवश्यकताएं तैयार कर रहे हैं। सशर्त रूप से यह समझ है कि आधार कैसा होना चाहिए, भराव कैसा होना चाहिए, इस आधार की बुनाई कैसी होनी चाहिए, कितनी परतें किस मजबूती कठोरता की होनी चाहिए। कुल मिलाकर वास्तव में एक सशर्त आवश्यक सामग्री विकसित की गई है जिसे निर्मित करना है और यह विशेष रूप से उस पर संरचना की आवश्यकता में आया है। इसे कपड़ा कहना मुश्किल है, जबकि वास्तव में यह कहना है कि यह एक संरचना है। यह रूसी उद्यमों तक पहुंच गई है। कोई इसे अपनाएगा और कहेगा, हाँ। खैर, सबसे अच्छी संभावना में इन आवरणों का अपना उत्पादन स्थापित करना। यह निश्चित रूप से आदर्श होगा, लेकिन शायद नहीं कि अपना खुद का आवरण उत्पादन स्थापित करना, कपड़ा खुद से बनाना वांछनीय नहीं है।
हाँ, क्योंकि जो उद्यम कपड़ा बनाता है उसे रुकना नहीं चाहिए, उसे इस कपड़े को अनंत मात्रा में बनाना चाहिए। शुरुआत में हमारे पास इतने बड़े पैमाने नहीं हैं। कोई हमारे लिए एक बड़ी पार्टी बनाए और फिर अपने कपड़ों पर ध्यान दे, ये बहुत अच्छा होगा। और अपनी आवरणों को स्वयं बनाना, स्वाभाविक रूप से हम ये कर रहे हैं और हमारे पास उपकरण चयन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। हमने कार्यशाला के लिए सभी आवश्यक उपकरण चुन लिए हैं किसी भी प्रकार के आवरण बनाने के लिए। और नोवा 1 समझ में आता है, नोवा 2 और नोवा 8 भी आसानी से क्लासिक और गैर क्लासिक दोनों। और बाकी की छोटी मोटी चीज़ें, शर्तियाँ, आयातित एरोस्टेट्स अगर किसी को अचानक ज़रूरत पड़े, या फिर स्ट्रेटोस्फेरिक सोन्ड्स, कृपया ये सब कुछ गर्मियों तक स्थापित करना आवश्यक होगा। ये सब कुछ और स्वाभाविक रूप से ख़रीदना भी, वहाँ कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं वास्तव में इसे बताने के लिए तैयार हूँ। खुद उपकरण पर, जैसे कि हाँ, वास्तव में सभी आवश्यक उपकरण की पूरी लागत नोवा 2 आवरण बनाने के लिए किसी को भुगतान करने से सस्ती होगी। तब यह स्पष्ट है कि यह कार्य स्वयं ही करना होगा। हाँ, सौभाग्य से विशेषज्ञ भी हैं जो उपकरण चुन सकते हैं और उस पर काम करना जानते हैं, और एक अनुभवी टीम भी है। एकमात्र बात जो मुझे पता है, अभी कंपनी के सामने एक छोटी सी कठिनाई या कार्य है, यह तय करना कि इस उत्पादन के लिए स्थान ज़मीन कहाँ होनी चाहिए, क्योंकि मॉस्को के पास बहुत महंगा है। मॉस्को से बहुत दूर कहीं हमारे कर्मचारियों, इंजीनियरों के लिए वहाँ लगातार जाना बहुत सुविधाजनक नहीं है, इसलिए कहीं बीच का रास्ता चुनना होगा। और टीम अभी इस मुद्दे को हल कर रही है और ये अभी भी पूरी तरह से खुला है। मुद्दा खुला है, बिल्कुल सही। हम कुछ स्थानों पर जा रहे हैं जो शुरुआत में हमारे लिए उपयुक्त होंगे। ये स्थान हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे हमें नई संभावनाओं और अवसरों की खोज करने में मदद करेंगे। कुल मिलाकर समग्र रूप से ये बेहतर और लाभकारी होगा कि हम जो हमने पहले से ही शुरू कर दिया है उसे पूरा करें। और हम अभी ऐसी स्थिति में हैं जहां हम पास आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि गेंद हमारे पास आने का इंतज़ार कर रहे हैं। इस महीने के अंत तक हम हवाई अड्डे के बारे में निर्णय की पूरी उम्मीद कर रहे हैं, जिसे हम खरीदने की अत्यधिक इच्छा रखते हैं। यदि निर्णय सकारात्मक होता है और हमारी डील हो जाती है, तो हम वहीं पर उसी अपनी मेलिंग में उत्पादन का आयोजन करेंगे, जिसे हम इस हवाई अड्डे के लिए तुरंत खरीद लेंगे। और गर्मियों तक ये थोड़ी दूर होगा, बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। खैर, उन कीमतों को ध्यान में रखते हुए जो हमने वहाँ देखी थीं, सिद्धांततः इसे कुछ समय के लिए बलिदान किया जा सकता है। हाँ, आगे चलकर इन खोलों के किसी धारावाहिक उत्पादन के गठन के समय इसे पास में स्थानांतरित किया जा सकता है, क्योंकि यह प्रक्रिया खुद को पहले से ही लाभदायक बना लेगी। लेकिन अभी विशेष रूप से जैसे ऐसे त्वरित प्रयोगात्मक कार्यों के लिए निर्माताओं की टीम का सीधे मैदान पर होना ये कहीं बेहतर है। और कुल मिलाकर सभी तैयार हैं, सभी सहमत हैं। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। मुझे जितना पता है, अन्य प्रकार के अगले एयरशिप्स पर भी काम समानांतर रूप से चल रहा है। कम से कम मैंने उन चर्चाओं को सुना है जब नोवा फैंटिसाइज के ढांचे पर चर्चा हो रही थी। नोवा 8 के बारे में या तो मैंने छोड़ दिया या फिर इसके बारे में भी कुछ कहने को है। नोवा 8 की अवधारणा को तैयार किया गया। इस प्रक्रिया में कई चरण शामिल थे, जैसे कि सुना गया, विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा आलोचना की गई, विस्तृत रूप से संशोधित किया गया और वायुगतिकी और अन्य संबंधित गणनाओं के लिए भेजा गया। क्योंकि नोवा 8 पहले से ही थोड़ी हद तक हाइब्रिड है, यहाँ तक कि क्लासिक एयरशिप नोवा 8 जैसे नोवा 2, जो अब क्लासिक रूप में बनाया जा रहा है, फिर भी इसे हाइब्रिड कार्यों और क्षमताओं के साथ बनाना बेहतर है। संक्षेप में, हाइब्रिड बस हद तक हाइब्रिडाइजेशन, जैसा कि दिमित्री सर्गेयेविच खमेल के मामले में नहीं है। एरोडायनामिक्स के गणनाओं पर काम किया गया। हम डायनामिक्स का इंतज़ार कर रहे हैं। और नोवा फैंटिसाइज, हाँ, वादिम वासिलेविच ने कहा, खैर, अगर हम बड़े उपकरणों की ओर इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो मैं एक डिज़ाइन प्रस्तावित कर सकता हूँ। धन्यवाद। डिज़ाइन दीजिए, उन्होंने कहा।
मैंने सबसे पहले अपने कठोर एयरशिप के डिज़ाइन का प्रस्ताव दिया, जिसमें मैंने इसके आकार, सामग्री और उड़ान की विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताया। वैसे मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये कैसे किया जाता है, इसलिए मैं इसे करने की कोशिश नहीं करूँगा। खैर, कम से कम मुझे ये निश्चित रूप से पता है कि इस दिशा में भी काम पहले से ही चल रहा है और यह एक अति हल्की संरचना बन गई। हाँ, प्रारंभिक मूल्यांकन के अनुसार ये उस संरचना की तुलना में कई गुना हल्की होगी जिसे अभी सर्गेई ब्रिन बना रहे हैं। हालांकि मुख्य रूप से यह भी कार्बन ट्यूबों से बनी होगी। हाँ, लेकिन इसमें एक चतुर समाधान है। अगर सर्गेई ब्रिन पूरी तरह से ट्यूबों पर निर्भर करते हैं तो यहाँ थोड़े दबाव में खुद आवरण के तनाव पर भी निर्भरता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प और स्मार्ट समाधान है। वास्तव में हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी स्मार्ट समाधान है। वास्तव में गणना करने वालों ने कहा कि यह 100% काम करेगा। अब इस ढांचे का निर्माण शुरू हो गया है ताकि इसे सटीक गणनाओं के लिए स्थानांतरित किया जा सके, ताकि शर्तियाँ और सही तरीके से समझा जा सके और इन ट्यूबों की मोटाई को पूरी तरह से और सही तरीके से अनुकूलित किया जा सके, जैसा कि पहले बताया गया था, और सुनिश्चित किया जा सके कि सभी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलें। मुझे तो ये भी पता है कि किसी बड़े पैमाने की प्रतिकृति बनाने की योजना है, या तो पूरे एयरशिप के ढांचे की या कुछ सेक्शन की, जितना मैंने समझा बनाने की योजना है। हाँ, वादिम वासिलिविच उत्साहित हो गए और बोले, हमारे बारे में क्या, चलो एक छोटा मॉडल बनाते हैं। तो नहीं, क्या आप बता सकते हैं? मॉडल शायद ये उड़ जाएगा, लेकिन ये भी संभव है कि ये नहीं करेगा। क्यों नहीं? ये निश्चित रूप से खुद को उठाएगा, लेकिन ये भी संभव है कि ये नहीं करेगा। लेकिन फिर भी कठोर प्रकार का एयरशिप केवल एक निश्चित आकार के साथ प्रभावी होता है, क्योंकि खुद ढांचा कुछ वजन रखता है। अगर आवरण वही कार्य कर सकता है तो ढांचे की क्या ज़रूरत है? यहाँ मुझे लगता है इसकी मजबूती की विशेषताओं की जांच के दृष्टिकोण से। कुछ ऐसा ही। समग्र रूप से पर्याप्त सटीकता के साथ गणना मॉडल को मान्य करना संभव है। मुख्य बात यह है कि नोवा 2 के निर्माण से ध्यान न हटे। खैर, वास्तव में यह अच्छा है कि इस दिशा में भी काम हो रहा है, क्योंकि नोवा 35 परियोजना एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। निश्चित रूप से कुछ कठिनाइयाँ मिलेंगी। अच्छा है उन समस्याओं को पहले से जान लें जिन पर काम करने की आवश्यकता है। नोवा 35 विशाल परियोजना, जिसके लिए हम पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, हम छोटे छोटे कदमों से थोड़ा और आगे। पहला मिलीमीटर रास्ता, हाँ, कई किलोमीटर का तय कर लिया गया है। नोवा 35 के लिए यह स्पष्ट है कि संरचना का चयन करना है, सही तकनीकी प्रक्रिया को परिभाषित करना, जैसे कि शर्तियाँ, ये सब मिलकर, और संरचना और असेंबली और उत्पादन, आखिरकार आधार, जहाँ ये सब करना है। उदाहरण के लिए सही तकनीकी प्रक्रिया तो नोवा 2 के लिए, नोवा 8 के लिए हम अभी भी नोवा 2 के लिए मानक शेड के साथ कुछ हद तक जुगाड़ कर सकते हैं। नोवा 8 के लिए खैर एक जगह है जहां इसे उसी किरजाच में बनाया जा सकता है। अगर बिल्कुल ज़रूरी हो गया तो हम शर्तियाँ उसके साथ वहां भी जा सकते हैं। जैसा कि वादिम ने कहा, यह बहुत मुश्किल है, तंग है, लेकिन नोवा 35 के लिए यह निश्चित रूप से नहीं है, और यहाँ एक आधार बनाना आवश्यक है। आधार के लिए ज़मीन की ज़रूरत होती है, और ये स्पष्ट है कि नोवा 35 की अवधारणा को तैयार करना, इसे मंजूरी देना, यह एक बहुत गंभीर कदम होगा, और इसके लिए शेड की योजना बनाना और उसका निर्माण करना होगा। ये शायद पहले जैसा नहीं होगा, या फिर भी विचार किया जा रहा है। खैर, न्यूमोकार्कस शेड के निर्माता ऐसे हैं, सबसे बड़ा कौन इसे संभालेगा? हाँ, और उसके लिए हम बनाएंगे। सिद्धांत रूप में हाँ, प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए समय होगा। संभावना है कि हम उसके लिए न्यूमोकार्कस बनाएंगे, जैसा कि हमने पहले विस्तार से चर्चा की थी। अगर वे इसकी पुष्टि करते हैं कि यह संभव है, और न्यूमोकार्कस निश्चित रूप से आवश्यक होगा। इसलिए उदाहरण के लिए, अगर हम नोवा 85 पर शर्त लगाना चाहते हैं, कहीं उत्तर में या कहीं और, तो तेज़ी से निर्माण के लिए और सेवा और मरम्मत के लिए बाहर जगह की आवश्यकता होती है। हालांकि हम स्टैंडिंग आउटडोर, स्टोरेज आउटडोर लिखते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ले जाकर उस पर काम करना, हवा और बारिश से बचना, और हर निर्माण व्यवसाय के लिए संभवतः ऐसे आकार में एक ढांचा बनाना, तो यह निश्चित रूप से होगा अगर यह संभव है।
लेकिन हम निश्चित रूप से अधिक स्थायी और मजबूत इमारतें बनाएंगे और हम उत्पादन के लिए और भी अधिक उद्यम बनाएंगे। वहाँ ठोस चीज़ों की आवश्यकता है। यह अवधारणा है जो कि एक विचार है, ये एक सवाल है जो कि सोचने पर मजबूर करता है। सहमत हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि कंपनी में हमारे पास काफ़ी सारी छोटी छोटी खबरें हैं, हालांकि मुझे नहीं पता कि वे कितनी छोटी हैं। हमारे पास यहाँ एक नया प्रिंटर आया है 3D प्रिंटिंग का, अधिकतम तेज़ 300 मीटर प्रति मिनट की गति। बाकी के मुकाबले ये काफ़ी तेज़ है, तेज़ी से बढ़ता है। हाँ, तकनीक कितनी तेज़ी से विकसित हो रही है और बाजार में आती है। मैं भी यही कामना करता हूँ कि एयरशिप्स के साथ भी ऐसा ही हो। मैं खुद जब लैब में 3D प्रिंटर के साथ काम कर रहा था, कुछ साल पहले भी ये सोच भी नहीं सकता था कि प्रिंटर में पहले से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कैमरे लगे होंगे, लीडर्स के साथ जो पुर्जे की स्थिति को ट्रैक करते हैं और अगर प्रिंटिंग के दौरान कुछ गलत हो जाता है तो खुद ही विश्लेषण करते हैं, रुकते हैं या नहीं रुकते। और ये अक्सर किसी हुआवेई फ़ोन से भी सस्ते होंगे। अगर पहले प्रिंटर की प्रिंटिंग जोन 300 बाई 300 होती थी तो उसकी कीमत लगभग 300 होती थी। अब 300 बाई 300 कुछ याद नहीं, शायद 10-80 रूबल। ये निस्संदेह हमारी गतिविधियों में हमारे लिए फ़ायदेमंद है। एक अच्छा प्रिंटर खरीदें। हमारे सारे प्रिंटर काम कर रहे हैं। अब सर्गेई और अलेक्जेंडर ने वर्तमान में नोवा 2 के लिए वायु गैस उपकरणों के डिज़ाइन और प्रिंटिंग के लिए उपकरणों को डिज़ाइन और प्रिंट करना शुरू कर दिया है। ये प्रक्रिया में सफलतापूर्वक चल रहा है। चूँकि हम गर्मियों में खोल को वेल्ड करना शुरू करने की योजना बना रहे हैं, गर्मियों तक हमारे पास पहले से ही पंखे, वॉल्व और अन्य सभी चीज़ें परीक्षण की हुई होनी चाहिए। हमने नए प्रिंटर पर भी प्रिंट करना शुरू कर दिया है। ये वास्तव में शानदार है, क्योंकि यह पूरी टीम के काम को सचमुच काफ़ी तेज़ करता है और अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों के करीब लाता है। लगता है कि हमने सभी मुख्य समाचार बता दिए हैं। एक बात मैं कह सकता हूँ कि कल मुझे लगता है शायद मैं वादिम वासिलिविच के साथ कंपोजिट एक्सपो प्रदर्शनी में लगभग गया था। हमने पूरी प्रदर्शनी का दौरा किया। कंपोजिट सामग्री और पॉलीमर सामग्री में कुछ दिलचस्प समाधान खोज रहे थे, जिन्हें हम अपने एयरशिप्स और हमारी गतिविधियों में उपयोग कर सकते हैं। वहाँ पर हमें कुछ दिलचस्प संपर्क भी मिले। वादिम वासिलिविच इन सब से परिचित होंगे और संभवतः हम कुछ दिलचस्प समाधान भी पाएंगे, अगर वे अभी बाजार में उपलब्ध हैं। वादिम वासिलिविच ने कुल मिलाकर कहा, कुछ नया किसी ने नहीं सोचा है। हम कम से कम स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। सभी समाधान बहुत पहले से झात हैं और हम इन्हीं को अभी गणना में ले रहे हैं। प्रदर्शनी, हाँ, यह रुस्लान के लिए अधिक दिलचस्प थी क्योंकि मुख्य रूप से वहाँ उपकरण प्रदर्शित किए गए थे। रुस्लान के पीछे चलना मुश्किल था, वह बस एक टैंक की तरह था। मैंने तुम्हें बताया था, वो प्रदर्शनी में जाता है, देखता है कुछ नया नहीं और चला जाता है। वहाँ से पूरे पैकेट के साथ आया, मुझे पकड़ने दिया, लगभग 4 किलो कागज़। क्योंकि वहाँ मशीनें थीं, मशीनें जो बुन सकती हैं, जो लपेट सकती हैं। भट्टियाँ, हालांकि भट्टियाँ तो सबसे साधारण चीज़ है जो हो सकती हैं। इतनी सारी भट्टियाँ पहले ही बदल चुकी हैं। वे अपनी भट्टियों में हेलीकॉप्टर के ब्लेड को पकाते हैं और भट्टियाँ भी जैसे किसी के लिए बनाते थे। और वहाँ बुनाई संरचनाएं बनाना, उन्हें थोड़ा सख्त करना दिलचस्प है। वहाँ कौन है वास्तव में रुस्लान करता है, एक मशीन खरीदता है, अगर उसने उसे कभी नहीं देखा उसे खोलता है और 2 ऐसी मशीनें बनाता है। दूसरी पहले से ही आधुनिकीकृत होती है। निश्चित रूप से विधि नहीं बदलेगी। ठीक है, मैं सुझाव देता हूँ कि हम सवालों की ओर बढ़ें। हो सकता है कि हमें कुछ लिखा जा रहा हो और हम समापन भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ वो कॉन्टैक्ट पर देख सकता हूँ। ओह, तुमने कॉन्टैक्ट से भी भेजा, अच्छा। ठीक है, देख रहा हूँ, बस एक सेकंड। वह कॉन्टैक्ट, नमस्ते। आपके मुख्य ग्राहक एसएफसी आरपीसी जीबीसी ने स्ट्रेटोस्फेरिक लॉन्च पर कैसे प्रतिक्रिया दी? गिरी हुई उपयोगी भार ढूंढ ली है? शायद उपयोगी भार नहीं मिला। लॉन्च पर सभी ने खुशी से प्रतिक्रिया दी। सबसे पहले, हाँ,
हमने सभी को सूचित किया था कि यह मुख्य रूप से वाहक आवरण और हीलियम के रिसाव के परीक्षण हैं। वह जो 4 दिनों तक खड़ा रहा, वह हमने ऊंचाई बनाए रखने की प्रणाली के परीक्षण के रूप में रखा था। वही प्रणाली विफल हो गई। यह कि आवरण 4 दिन नहीं बल्कि 3.6 दिन तक उड़ान में रहा, यह कहने के लिए पर्याप्त है। हाँ, परीक्षण सफल रहे, इसलिए कुल मिलाकर सभी खुश हैं और ऊंचाई बनाए रखने के अगले प्रयोगों का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं ज़रा अगले पर जा रहा हूँ। फ्योडोर और गेन्नादी, नमस्कार। आवरणों का उत्पादन कितना वित्तीय रूप से थोड़ा महंगा है? कृपया थोड़ा, क्या यह आवरण बड़े 40 टन के, जैसे कि उदाहरण के लिए एयरशिप्स को सहन कर सकता है? आवरणों का उत्पादन जो हमने अभी इकट्ठा किया है, विशेष रूप से मशीनरी पार्क, कुछ अतिरिक्त उपकरण, हमने जो सामग्री और संसाधन एकत्र किए हैं वे विशेष रूप से मशीनरी पार्क के लिए हैं और इसमें कुछ अतिरिक्त उपकरण भी शामिल हैं। वहाँ सब कुछ वास्तव में जलवायु नियंत्रण तक, ये सब 10 मिलियन रूबल तक आता है। ये अगर चीनी उपकरण देखें तो, अगर पोलिश या इटालियन देखें तो ये वास्तव में महंगा पड़ता है, लगभग 2 गुना। लेकिन ये फिर भी वह पैसा नहीं है जो कोई सही मायने में लेता, जो इसे बनाने का काम करता। काफ़ी। और हम किसी को भी नोवा 2 बनाने नहीं देते, क्योंकि चाहे कोई भी कहे कि मैं इसे बनाऊंगा, फिर भी हम ही इसे बनाते, बस उसके पास उपकरण होते। और 40 टन के बारे में ये एक ऐसा सवाल है जो अब सैद्धांतिक है। क्या वास्तव में 40 टन का एक नरम एयरशिप बनाना संभव है जिसकी 40 टन की भार वहन क्षमता हो? वास्तव में ये संभव है। आधुनिक सामग्रियों के साथ इसे बनाना संभव है, लेकिन यह जोखिम भरा है। हाँ, यह उठाने में सक्षम होगा, लेकिन सवाल ये होगा कि इसका उपयोग कैसे होगा और यह कितने समय तक चलेगा। तो अगला सवाल, गोंडोला एयरशिप किस सामग्री से बनाया जाएगा? और हाँ, पिछले सवाल के लिए पूरी तरह से नरम खोल बनाना शायद संभव नहीं होगा। मजबूत बेल्ट्स होंगे, उन्हें कार्बन फाइबर से बनाना चाहेंगे, यानी यह एक मिश्रण होगा, लेकिन वास्तव में यह नरम होगा। हाँ। तो मैं सवाल दोहराता हूँ, गोंडोला एयरशिप किस सामग्री से बनाया जाएगा? स्पष्ट नहीं है किस एयरशिप की बात हो रही है। नोवा 2 संभवतः कार्बन फाइबर से, अत्यधिक कार्बन फाइबर होगा। नमस्ते। विभिन्न एरोनॉट्स एयरशिप्स की सैद्धांतिक क्रूजिंग गति क्या हो सकती है? उन एयरशिप्स के लिए जिन्हें हम सामान्यतः ज़मीन के करीब उड़ते हुए देखते हैं, हम उन्हें पृथ्वी के निकट एयरशिप्स भी कह सकते हैं। वहाँ 100 से 150 की गति बिल्कुल आसानी से संभव है। मध्यम ऊंचाई वाले 5-6 किलोमीटर, वे 2 गुना तेज हो सकते हैं, 300 तक, कुछ ऐसा सोच सकते हैं। ऊंचाई वाले अगर स्ट्रेटोस्फेरिक प्रवाह के साथ हों तो वे बिल्कुल तेज हो सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से तकनीक का एक अलग स्तर है। फिलहाल निकटतम पृथ्वी के करीब 100-150 जितना बड़ा एयरशिप होगा, उतना ही तेज उड़ सकेगा। तो देखते हैं। तो अगर स्ट्रेटोस्फेरिक के लिए इतने सारे ग्राहक हैं, तो इसका मतलब है कि आप उनका उत्पादन कन्वेयर पर धारा में लगाने जा रहे हैं? फिलहाल सभी ग्राहक वास्तव में संयुक्त प्रयोगों में अधिक रुचि रखते हैं, क्योंकि प्रत्येक को इस उपकरण की क्षमताओं का उपयोग करके उपयोगी और महत्वपूर्ण कार्य भी करना है। शर्त के अनुसार इतनी ऊंचाई पर उठना और या तो कहीं रहना या चक्कर लगाना आदि। और सफल प्रयोग के मामले में यह कि उनकी उपयोगी भार क्षमता काम कर रही है और उपयोगी कार्य कर रही है। हाँ, आगे चलकर वाणिज्यकरण होगा तो स्वाभाविक रूप से धारा बनानी पड़ेगी, खासकर अगर हम इसे कर सकते हैं और इसकी मांग है। स्वाभाविक रूप से। लॉन्च और परीक्षण के बाद नोवा 01 के सभी गणनाएं नोवा 2, नोवा 8 आदि के लिए फिर से गणना और उपयुक्त रूप से समायोजित की जाएंगी। स्वाभाविक रूप से नए अनुभव के साथ सब कुछ स्पष्ट किया जाएगा। क्या इसी के लिए इसे किया जा रहा है ताकि? हाँ, सौभाग्य से यह इस समूह का पहला अनुभव नहीं है, बल्कि यह पहले से ही कईवां एयरशिप है। इसीलिए सब कुछ पहली बार में ही अधिक सटीक होगा।
जितना हो सकता था। तो नोवा 32 भव्यता में IL-76 के साथ तुलना योग्य है? नहीं, अभी नहीं, लेकिन यह बहुत ही भव्य रूप से दिखाई देगा। ये एक विशाल और अत्यंत प्रभावशाली हवाई जहाज होगा, जिसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी अधिक होगी कि इसे देखकर लोग दंग रह जाएंगे। इस हवाई जहाज में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जो इसे और भी विशेष बनाएगा। इसके अंदरूनी हिस्से उत्तरी ध्रुव पर प्रयोगशालाओं, कार्यालयों, शयन कक्षों के साथ, और इससे स्नोमोबाइल्स पर बाहर निकल सकते हैं। ये वास्तव में एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। शायद कुल मिलाकर महसूस करने में, हाँ, लेकिन 36 तक मैं कुछ और बड़ा करना चाहूँगा। लेकिन कुल मिलाकर, हाँ दोस्तों, हमारे पास एक ऐसा एयरशिप होगा जो बड़े पैमाने पर उठा सकेगा, बहुत बड़े पैमाने पर। कम से कम ये शायद कम से कम भव्य भी होगा। हाँ, मुख्य डिजाइनर के लिए इमारत पर एक पट्टिका तो निश्चित रूप से लगाई जाएगी। तो क्या आप ड्रोन स्वचालित नियंत्रण प्रशिक्षण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं? स्वाभाविक रूप से, और न केवल ड्रोन के लिए, बल्कि यह सब ऑटो पायलट में भी शुरू से ही शामिल किया गया है, और यह पहले से ही नए नोवा 01 पर लागू किया जा रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता लोग प्रोग्रामर वास्तव में कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द को पसंद नहीं करते। ये वही पुराने एल्गोरिदम हैं। ये कौन सी बुद्धिमत्ता है, बस हमने इसे कुछ तरीकों की मदद से अनुकूलित करना सीख लिया है, ठीक है। डेटाबेस, उदाहरण के लिए जैसे कि कहीं कहीं वास्तव में खुद से एक सटीक एल्गोरिदम लिखना आसान होता है, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क भी ऐसा ही एल्गोरिदम बना सकता है, लेकिन आपको कुछ छिपे हुए पहलुओं का पता नहीं हो सकता। हाँ, और यह हर जगह अच्छा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं स्वाभाविक रूप से यह अपरिहार्य है, कंप्यूटर विजन और अन्य। यानी यह निश्चित रूप से होगा, यह निश्चित रूप से है, और यह एकीकृत होगा। हाँ, किसी भी स्थिति में आधुनिक समाधान अत्यधिक निश्चित रूप से लागू किए जाएंगे। तो हम धीरे धीरे YouTube पर आ गए। मेरा सवाल है, आप हीलियम कहाँ से लेंगे और किस रूप में? मॉस्को में हीलियम का उत्पादन होता है, लेकिन इसे सिलेंडरों में भरा जाता है। क्या आप सिलेंडरों के साथ ले जाएंगे या अपना उत्पादन स्थापित करेंगे? कुछ विशेष कंपनियां हैं जो बड़े पैमाने पर हीलियम भरती हैं, यहाँ तक कि अंतरिक्ष यानों तक, जिनका काम सटीकता और सुरक्षा के साथ हीलियम का सही मात्रा में उपयोग सुनिश्चित करना है। हम उनके साथ थोड़ा और सहयोग करने का प्रयास करेंगे, और सबसे अधिक संभावना है, क्योंकि बड़े एयरशिप्स के लिए इतनी बड़ी मात्रा में हीलियम को खुद ले जाने का कोई मतलब नहीं है। छोटे नोवा 01 के लिए विशेष रूप से सिलेंडरों में कुछ स्पाइडर लेना ही पर्याप्त होगा, जो इन सिलेंडरों को जोड़ते हैं। यह एक आसानी से हल की जाने वाली समस्या है, और इसके लिए विशेष रूप से विशेषज्ञ कंपनियां हैं। सबसे पहले वहाँ सिलेंडर बड़े होंगे। वहाँ टैंकर है, जैसे कि विशेष प्रक्रिया है, वो ये बहुत आसान नहीं है, और कभी कभी ये भी। दूसरे, मात्रा के हिसाब से कीमतें अधिक आकर्षक होंगी। स्वाभाविक रूप से, और कुल मिलाकर हमारे देश में वास्तव में ऐसी कुएं हैं, इसलिए हम सीधे भर सकते हैं। वहाँ स्वाभाविक रूप से केवल हीलियम नहीं है, वहाँ और भी कई सहायक गैसें हैं, लेकिन वे सभी हवा से हल्की हैं, सीधे उड़ सकते हैं। यहाँ मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि यह कितना प्रश्न है। शायद यह सिर्फ एक प्रस्ताव या विचार है। महाशय, मैं आपके ध्यान में एक ड्रिजेबल कैटामरान प्रस्तुत करता हूँ। दोनों तरफ 2 सिलेंडर, उनके बीच में गोंडोला थोड़ा नीचे, ताकि लोग न केवल धरती का बल्कि अंतरिक्ष और रात के आकाश का भी आनंद ले सकें। कल्पना कीजिए, ऐसी संरचना को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। यह मालवाहक ड्रोन के लिए भी उपयुक्त होगा। जैसे एक और विचार। शानदार विचार, इसे लिख लेते हैं। अगर आप गूगल करें तो गूगल तुरंत ही डिरिजेबल कैटामरान की तस्वीर दिखा देगा। इसे पहले ही कई विभिन्न डिजाइनरों ने चित्रित किया है। मैं तो किसी भी अवधारणा के पक्ष में हूँ। कैटामरान, वर्टिकल डिरिजेबल, वहाँ आप विभिन्न प्रकार के विचार कर सकते हैं। हाँ, लेकिन पहले वह जो निश्चित रूप से उड़ता है, निश्चित रूप से काम करता है। प्रयोग। थोड़ी देर बाद, जब कंपनी के पास पहले से ही संसाधन होंगे और स्वाभाविक रूप से कुछ लाभ और आत्मनिर्भरता होगी, तब आप प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप इसे पहले भी अच्छी परखी मॉडल्स और अवधारणाओं। ये अवांछनीय है।
लेकिन देखो, ये भी एक अच्छा सवाल है कि भविष्य में कितना गहराई से जाना चाहिए। भविष्य में बैठकर कल्पना करना ये कितना आवश्यक है। कई कंपनियां वास्तव में ऐसा ही करती हैं, जैसे वे जो वहाँ एयरशिप कैटामरान डिज़ाइन करती हैं। किसी ने तो बैठकर इसे विस्तार से डिज़ाइन करना शुरू किया, थोड़ा और। हाँ, लेकिन वास्तव में अर्थव्यवस्था और व्यापार को सादगीपूर्ण समाधान चाहिए जो प्रभावी और किफ़ायती हों। और इसके लिए पहिया फिर से आविष्कार करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए क्लासिक तरीका है, जितना जल्दी हो सके, जितना सस्ता हो सके निर्माण और संयोजन करना, और तार्किक रूप से पहले इस रास्ते पर चरणबद्ध तरीके से चलना। जोखिम कम होते हैं और इसके सफल होने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। लेकिन मैं खुद हर तरह की अजीबोगरीब चीज़ों का समर्थक हूँ, एयरशिप्स और भविष्यवाद। अगर आप जानते कि मेरे दिमाग में कितनी सारी हैं। मैं अपना मुंह बंद रखता हूँ, किसी को परेशान न करूँ। हर चीज़ का अपना समय होता है। तो बताइए, एयरशिप्स के शेयर कब व्यक्तिगत खाते में दिखने लगेंगे? खैर, शायद यह सवाल यहाँ के लिए नहीं है। ये सवाल सर्गेई शेवचेंको के लिए है। अगर वह सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो कृपया जवाब दें। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या कंपनी अपनी कमाई से आगे बढ़ेगी? मतलब $200 मिलियन कमाए और उन्हें 100 बिलियन शेयरों में बांट दिया। यह प्रक्रिया कंपनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाती है। यह दिखाता है कि कंपनी अपने निवेशकों को लाभांश के रूप में लाभ पहुंचाती है। तो जो शेयर निवेशकों के हैं उन पर लाभांश दिया गया, और जो शेयर एरोनोवा टीम के हैं उन्हें कंपनी के विकास में लगाया गया। अतिरिक्त रूप से साथ ही साथ तो हाँ, लाभ के वितरण की सभी प्रक्रियाएं, ये तो क्लासिक मानक स्थापित तरीके हैं, जैसे कि विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से संपन्न होती हैं। जैसे कि कुल मिलाकर एयरशिप प्रोजेक्ट मुझे लगता है अपने विकास और निवेशकों के अच्छे मूड को सुनिश्चित करने में सक्षम होगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी को नमस्ते। कुल कितने शेयर बेचने की योजना है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुल 50 अरब हैं लगता है, या 50 अरब बिक्री के लिए रखे गए हैं। ये एक महत्वपूर्ण कदम है कंपनी की रणनीति के तहत बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए। आइए हम भी इसे थोड़ा और स्पष्ट करें। हमारे सहयोगी चैट में कहीं इस प्रश्न में हमारी मदद करेंगे। तो और अंतिम प्रश्न, अगर कुछ और नहीं जोड़ा गया है, नोवा 1, नोवा 01, ये पृथ्वी से कितनी दूरी पर संचालित हो सकता है? मेरा मतलब है दूरस्थ रूप से। खैर 1 किलोमीटर तक की ऊंचाई। लेकिन अगर दाढ़ी को जोड़ा जाए तो सक्षम नहीं होगा। नहीं नहीं, दूरी ये इस पर निर्भर करता है कि कौन सी प्रणालियाँ हैं। वहाँ कई स्वाभाविक रूप से डुप्लिकेटिंग प्रणालियाँ होंगी, जिनमें से एक 4G है। कुल मिलाकर जहाँ भी 4G नेटवर्क है, आप इसे आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन इसे विशेष रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह बिना पायलट का होगा। वैकल्पिक रूप से इसे ज़मीनी स्टेशन से संचालित किया जाएगा। कुल मिलाकर यह उड़ता है, कार्य को पूरा करता है। अगर कहीं 4G गायब हो जाता है तो ये अपने मार्ग से नहीं भटकता, यह आगे उड़ता रहता है, बोर्ड पर स्वचालन है, सभी कार्यों को हल करता है। 4G वापस आ गया तो ये उस संचार चैनल के माध्यम से वापस आ गया, और दूसरे संचार चैनल के माध्यम से मैं ठीक से नहीं कह सकता, लेकिन वहाँ सैकड़ों किलोमीटर है। डेटा ट्रांसमिशन के लिए इतना चौड़ा चैनल नहीं है, लेकिन इस उपकरण की पूरी टेलीमेट्री और आवश्यक नियंत्रण के लिए पूरी तरह से पर्याप्त है। इसलिए जब तक नेटवर्क है तब तक काफ़ी दूर तक, अगर 4G अनंत है, उड़ान भरें। ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन मुझे लगता है कि शायद सवाल खत्म हो गए हैं। कुछ और नए सवाल नहीं हैं? हो सकते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या स्ट्रेटोस्फेरिक से गिरी हुई उपयोगी भार को ढूंढा जाएगा। जब हम देख रहे थे तो दोस्तों के साथ हंसे। हाँ, उसके गिरने का क्षेत्र और विभिन्न जहाज़ों के समुद्री मार्ग। कुल मिलाकर वे वहाँ गिरे जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन संभावना स्वाभाविक रूप से है। अगर उसे देखा गया तो उसे निश्चित रूप से ले लिया जाएगा, क्योंकि यह कुछ दिलचस्प है। इस पर अंग्रेजी भाषा में नंबर और संदेश लिखे हैं जो सभी को आसानी से समझ में आते हैं। निश्चित रूप से इसके बारे में भी सूचित किया जाएगा। खैर, अगर सूचित नहीं किया गया तो कम से कम इसे सुरक्षा सेवा को सौंप देंगे, जो पूछेगी आप कौन हैं, तब हमें पता चलेगा। आप यहाँ थोड़ा क्या कर रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण है जल्दी से समझना कि किस भाषा में पूछा गया है और उसी में जवाब देने की कोशिश करना।
ठीक है, अगर कोई सवाल नहीं है तो हमारे वेबिनार को लगभग 1.5 घंटा हो गया है। मुझे लगता है कि हम समाप्त कर सकते हैं। खैर, 2 घंटे का वेबिनार ये। हाँ ठीक है। अच्छा। हाँ अच्छा, पहली बार के लिए बढ़िया। मेरा हालांकि नहीं, ये दूसरा है। पहला परीक्षण था, वह नहीं गिना जाता। तो प्रिय दोस्तों, सभी मित्रों और सहयोगियों, कृपया हमारे इस महत्वपूर्ण प्रसारण को साझा करें और टिप्पणियां देकर हमें बताएं कि आपको क्या पसंद आया और क्या नहीं पसंद आया। और हम कोशिश नहीं करेंगे, हम अगले हफ्ते गुरुवार को मिलेंगे। लगभग 1 हफ्ते बाद हर 2 हफ्ते में, हाँ, हम समाचार के साथ आना चाहते हैं। और एक खबर यह है, ये 2 नौजवान व्यक्ति हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो अभी पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं। एक अधिक और दूसरा कम। बहुत जल्द ही हमें स्ट्रेटोस्फीयर पर एक बहुत बड़ी और रोमांचक डॉक्यूमेंट्री फिल्म से खुश करेंगे, तो हम इसके रिलीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वास्तव में खुश चेहरा भी देख रहा हूँ। दोस्तों, प्रसारण में शामिल होने के लिए, आज हमारे साथ रहने के लिए सभी का धन्यवाद। अलविदा, फिर मिलेंगे। आपका सबका धन्यवाद। सोलर ग्रुप एक प्रस्तुत करता है। यह कभी एक सपना था जो अब हकीकत में बदल चुका है। वास्तव में आसमान का सपना, स्वतंत्र उड़ानों का सपना, विश्व भ्रमण का सपना एक दिन पूरा हो सकता है और हमने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया और ये एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन इसके लिए वास्तव में सचमुच क्या आवश्यक था? हमारे सपने वास्तव में हमारे लक्ष्य बन गए और सपने वास्तव में हमारे विचार ही हमारे योजनाएं बन गए। हमारे विचार अक्सर कभी कभी एक रोड मैप और उत्पादन तकनीक में बदल जाते हैं। हमारा कार्यक्रम वर्षों पहले से निर्धारित है। विकास और निर्माण, घटक और सामग्री, मॉडल निर्माण और परीक्षण का संचालन। सपने से हम अक्सर परिणाम की ओर बढ़ते हैं। हमारे साथ इस अद्वितीय, अविस्मरणीय, अद्भुत और रोमांचक यात्रा को तय करें। सोलर ग्रुप नई पीढ़ी के एयरशिप परियोजना को प्रस्तुत करता है। हमने भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका चुना है। इसे आपके साथ मिलकर बनाएं। सोलर ग्रुप प्रस्तुत करता है। आपका स्वागत है। कभी यह एक सपना था, आसमान का सपना, स्वतंत्र उड़ानों का सपना, विश्व भ्रमण का सपना, और हमने इसे